स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ग्रेविटेशन का वन शॉट। तो इसके ऊपर आप लोगों ने देखा कि कमेंट आया है, तो सोचा कि इसका चैप्टर का लेक्चर भी कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिए थे, कुछ ज़्यादा ही मतलब फनी करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया था। तो इसलिए जो है इसका वन शॉट बना रहे हैं। इसमें आपको 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के अंदर आपको पूरा चैप्टर पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और बकवास के बाद। देखते हैं हम लोग हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक जिससे हम लोग को सब पता चल जाएगा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, ग्रेविटेशन क्या है वो सब हम लोग पता चल जाएगा। तो ये हम लोग को नाम क्या है हमारा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसके द्वारा दिया गया था, हमारा न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, हमारा न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो ये हम लोग को क्या बताता है ये देखते हैं अभी हम लोग। तो एवरी मास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके पास मास है, ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितना भी मतलब पूरा संसार में यूनिवर्सल लॉ, ऐसी नाम नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, मतलब हर जिसके पास, मतलब कि मेरे पास मास है, इस पेन मार्कर के पास कुछ मास है, तो हम दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स है विथ सम फोर्स अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अब कैसा फोर्स है वो देखते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मतलब ये जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, F is directly proportional to m1 into m2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक और लाइन दिया है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनवर्सली मतलब कि 1 बाई कुछ है, तो F is directly proportional to 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, कहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस, तो 1 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जब इसको हम इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, ठीक है, दोनों हम कंबाइन कर देते, दोनों को मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से F is directly proportional to m1 into m2 upon r स्क्वायर। ठीक है, और जब हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वल टू में चेंज करते हैं, कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या हो जाता है हमारा, F is equals to G, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Fg into m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर। ठीक है, खत्म, बस यही था आपका फर्स्ट टॉपिक। इससे आपको सब समझ में आ गया कि न्यूटन ने जब सर में एप्पल गिरा तो क्या क्या हुआ। अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल चल जा रही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ठीक है, ये हम लोग को जो बताया गया था ये कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कौन बताया था हम लोग को, हेनरी कैवेंडिश, एच कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश बताया था कितना वैल्यू होता है, जी इक्वल्स टू, कैपिटल से इंडिकेशन होता है, जी इक्वल्स टू कितना होता है 6.67 into 10 power minus 11। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट का डेरिवेशन अगर आप पुट करते हैं F is equals to G m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, जब आप जी को इधर रखते हैं बाकी सब उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, G is equals to क्या हो जाता है आपका F into r स्क्वायर अपॉन m1 into m2। ठीक है, m1 into m2, तब हम इसको पुट करते हैं सबका यूनिट, तो न्यूटन, r का क्या मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाय मास केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आ गया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही है, कहानी खत्म इसका भी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, अब हम लोग को बढ़ना है, हम लोग कहाँ बढ़ना है अब, तो इसके आगे बढ़ना है। तो आगे कहाँ बढ़ेंगे, तो वो अब हम लोग देखते हैं। तो हमारा थर्ड जो था, हमारा तीसरा टॉपिक, वो है हमारा क्या है, देखते हैं अभी। वो जो है, पहले आप लोग तो ये समझिए कि कैसा कैसा होता है अगर हम इसमें एक न्यूमेरिकल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स में कि एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है हमारा, एक ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास है आपका m1 दिया है आपको कितना 10 kgs, 10 kgs, m2 भी m2 आपको दिया है 100 kgs। तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कितना हुआ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिंपली जो है हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो यहाँ से G इंटू m1 इंटू m2
दोनों का बीच का डिस्टेंस हम लोग को 1 मीटर दिया। सिंपल इक्वेशंस बता रहे, आपको बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। जहाँ टिपिकल बताएंगे तो 1 शॉर्ट से 1 लॉन्ग हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। तो हम लोग सिंपली 6.67 इंटू 10⁻11, यहाँ पे आपका 10 kgs इंटू 10 इंटू 100 बाय आर स्क्वायर क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे यूनिट डाल देते न्यूटन फोर्स का। अब 6.67 तो रह गया इंटू 10⁻11 इंटू, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 का क्यूब आ जाएगा आपका, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1 10 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 3 न्यूटन, और आएगा यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻−8 न्यूटन। इतना फोर्स आएगा आपका। इतना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वापस रिवाइंड करके देखिए, न्यूमेरिकल एक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अर्थ का और एक प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल पुल कैसे हम लोग सिंपल वे में निकाल, एक जो है एक प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल पुल ऐसे निकल जाएगा। जैसे कि आपका हो जाता है आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का मास हम लोग देख लेते हैं, मतलब अर्थ का मास को हम लोग m इस डिनोट करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 6 इंटू 10⁻24 kgs हो जाता है। अब ये वजन कैसे किया गया तो अभी हमको भी नहीं पता है। अर्थ का रेडियस जो होता है हमारा कैपिटल आर डिनोट करते हैं इसको, हो जाता है आपका कितना 6.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लेते हैं हम ही वहां पे खड़ा है तो मेरा मास लगभग 60 kgs का है। तो यहाँ पे हम मास, मेरा मास जो स्मॉल m 60 kgs, ठीक है, और जो अर्थ का रेडियस भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो मेरे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल पुल कितना है, तो हम लोग जो है सेंटर से लेते हैं। तो अर्थ का सेंटर से मेरा डिस्टेंस, हम सरफेस पे है तो हम दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस हो गया अर्थ का। तो सिंपली जो है वही फॉर्मूला पुट करेंगे, जी m1 m सॉरी यहाँ पे कैपिटल M से हम इंडिकेट m की सेकेंड m इंटू m बाय आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल R का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 60 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई खुद से इसको करके देखिए, हर कुछ हम ही कर देंगे तो आप लोग क्या सीखिएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वैल्यू कुछ आएगा, आपका कितना आ जाएगा आपका 608 न्यूटन, ऐसा कुछ समथिंग आएगा आपका। अब पॉइंट में है तो आप लोग अप्रोक्सीमेट करके बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अर्थ का। ऐसे ही आप कोई भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल, यहाँ पे आप प्लैनेट का इधर मास रखिए, यहाँ पे आप उसका रेडियस रखिए, प्लैनेट का रेडियस आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो है हमारा ग्रेविटेशन 3 चीज खत्म हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास या कुछ निकालना। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है हमारा फ्री फॉल, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या आता है हमारा, ब्लैक मार्कर का क्या हो गया, मेरी पकड़ लिया, फ्री फॉल, ठीक है, मेरी मर पकड़, ठीक है। तो फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा सिंपली बिना किसी चीज का इन्फ्लुएंस, ना तो हम उसको ऊपर से ऐसा कि हम इसको ऐसे करके करें, ऐसा भी नहीं, सिंपली बस इसको छोड़ देना, ठीक है। ये होता है हमारा फ्री फॉल। तो हम लोग इसका डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, सब इस सब का डेफिनेशन पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो अगर पूछा भी जाता क्या लिखेगा, द मूविंग ऑफ एन, क्या बोलेंगे, कुछ भी, द डाउनवर्ड मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट with no other influence of any force like air resistance or any other force, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक चीज होता है ये फ्री फॉल में कि आपका एक यहाँ पे आप फ्रीली फॉलिंग कर रहे हैं, फ्री फॉल। आप अगर यहाँ पे आपका वेट आपका इधर कितना एक्सेलरेशन 0 था, वेलोसिटी 0 था, तो इसको छोड़ दिया सिंपली छोड़ने के बाद जो इसका वेलोसिटी में चेंजेस आया, ये आपका वेलोसिटी से बढ़ गया, मतलब क्या यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन हो, तो एक्सेलरेशन कितना होता है ये अब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स होता है हमारा क्या, फोर्स इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरा, हम लोग जानते क्या है कि जब भी फोर्स लगेगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स था F था, मास m था, a एक्सेलरेशन था। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है भैया, तो उसमें या तो वो सिंपली यहाँ से अगर हम नीचे छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा दोनों सेम लगेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। तो वो देखते हैं कितना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हो जाता है आपका एफ जो हो जाता है, एक हो गया एफ ये, और एक एफ क्या हो गया आपका ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से निकला आपका जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये दोनों तो एफ सेम है, फोर्स सेम लग रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं जी कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल में इसको मास ऑफ अर्थ समझ लेते हैं आप लोग, मास ऑफ अर्थ मान के एम कैपिटल एम ई इंटू एम टू एम मान लेते हैं जो हमारा मास है, इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम सेम ही ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें यहाँ पे भी या यहाँ पे भी हम सिंपली छोड़े तो वहाँ पे वो मास तो ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये मास कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है आपका जी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर, तो उसको हम लोग जब ये हम पे सिंपली एक्सेलरेशन लिख रहे हैं लेकिन वो ग्रेविटेशनल कारण हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको कैपिटल स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। या अगर आप कोई और प्लैनेट का अगर आपको एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसमें आप सिंपली यहाँ पे उस प्लैनेट का मास रखिए, यहाँ पे उसका रेडियस धर दीजिए, बस आपका उसका भी जी निकल जाएगा। सिंपल सिंपल है ना, इसमें चैप्टर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बस लॉजिक लगाइए, बस पूरा चैप्टर मजे में बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्री फॉल तक कहानी खत्म। ठीक है, तो फ्री फॉल खत्म हो गया तो अब हम लोग थोड़ा अब यहाँ पे जो है आपका एनसीईआरटी में है और सब जगह मिलेगा आपको ये वाला लाइन्स का, मून के साथ कंपैरिजन करना है, चांदा मामा के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो हम लोग जो है ना कि उसमें क्या होता है हमारा कि मास जो होता है मून का, जब हम मास और रेडियस के मुताबिक अगर हम पुट करके निकालते हैं ना तो उसमें जो है आपका क्या हो जाता है, आपका जो आपका जी हो जाता है मून पे, हम जी को जी एट मून को जी एम पुट कर रहे हैं, ठीक है, जी एट मून तो हो जाता है हमारा 1/6 इंटू जी एट अर्थ। ठीक है, जी से जी एट अर्थ इंडिकेशन कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये तो अगर हम सेम मास रखते हैं वहां पे तो ये है तो हमको क्या पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू क्या हो जाता है हमारा मास इज इक्वल टू 1/6 इंटू जी ई इंटू एम, मास सेम ही मास हम पुट करें, तो जब ये दोनों का मास सेम है, ठीक है, इंटू भी दोनों सेम ही जगह कर रहे हैं, तो जैसे इक्वेशन का हम लोग का रूल होता है सिंपल भाषा में, तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल पुल मतलब एफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट अर्थ, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स एट अर्थ, ये हो जाता है आपका। ठीक है, यही होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है आपका कंपैरिजन। अगर आपको अच्छे से कंपेयर करना है तो आप एनसीईआरटी बुक खोलिए, वहां से मास देखिए अब उनका, रेडियस देखिए उनका और धर दीजिए यहाँ पे, आपको बस रेडियस निकलेगा, उसके बाद रेडियस निकाल के आप उसको रेशियो में करके दिखाइए, मतलब कि कुछ इस टाइप से आप उसका रेडियस पुट करेंगे वहां पे, जब जी एम एम ऐसा करके आप पुट करिएगा वहां पे, ठीक है, उसके बाद आप उसको नीचे में किससे डिवाइड करिएगा, अर्थ से, जैसे कि आप यहाँ पे हम जी एम से जी एम बाई जी ई कीजिएगा तो आपका कुछ 1/6 आएगा, तो जब जी को यहाँ लीजिएगा मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। इसको हम बताएं उस अपने लेक्चर वीडियो में, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई देखता ही नहीं है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये तो हो गया मास ऑफ मून भी निकल, सॉरी मास ऑफ मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ये हो गया हमारा। अब कुछ फेनोमेनन देख सकते हैं, फेनोमेना क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल पुल का। तो अब जैसे कि सोलर सिस्टम में होता है कि अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, अर्थ मूव कर रहा है यहाँ पे, इस हमारे सूरज भगवान है, ठीक है, तो यहाँ धरती माता मूव करती है, तो उसमें क्या हमारा यहाँ पे हम लोग को पता है सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो हम लोग को सेंटर की तरफ खींचता है, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल, तो यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, हमारे वही ग्रेविटी माता काम कर रही है। यहाँ पे हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। फिर टाइड हम लोग को पता है ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़े थे कि जो यहाँ पे सन मान लेते हैं, यहाँ पे जो सन है हमारा वो, और यहाँ पे मान लेते हैं मून है, ठीक है, तो ये दोनों अपना ग्रेविटेशनल पुल से कारण अर्थ का जो वाटर है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, कुछ तो वही हाई टाइड लो टाइड ग्रेविटेशन कारण होता है। ये हो गया कुछ फेनोमेनन, ठीक है, ग्रेविटी का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो आगे अब हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, मास कंपैरिजन विथ वेट। दिस इज नॉट WAIT, दिस इज WEIGHT, वेट मतलब वजन। तो सिंपली से ऐसे कंपैरिजन और हम लोग वैसे कर देते हैं डायरेक्ट, तो आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देते हैं मास जो होता है हमारा क्या होता है, इट इज द
क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्या था, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो हमारा वेट होता है ये क्या हो जाता है, वेट और मास। आप लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो वजन करके आते हैं बोलते हैं मेरा वेट इतना केजी है, मेरा वेट उतना केजी, वो आपका वेट नहीं होता, वो आपका क्या होता है, वो आपका मास दिखाया जाता है। ठीक है, वो केजीज में आपका मास दिखाया जाता है, नॉट वेट, दैट इज मास। और वेट क्या हो जाता है आपका, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, ये हो जाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका मास, ये हो गया वेट। सिंपल डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर कितना चीज भरा हुआ है वो हो गया आपका मास, और आपका कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर से लग रहा है वो हो जाता है आपका वेट। ठीक है, और सेकंड टॉपिक, तो मास का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, हमारा मास का यूनिट केजी होता है। ऐसा यूनिट केजीज। आपका वेट क्या है, आपका फोर्स है, और वो आपका फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन क्या, ऐसा यूनिट। ठीक है, अब ये जो हो गया, दो चीज हो गया। अब हम यहाँ से सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, हम जैसे बात किए थे कि मास जो होता है आपका क्या होता है, अगर वो मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है तो आप कहीं भी चल जाइए, आप चांद पे जाइए, यहाँ पे जाइए, आपका वजन वहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको तराजू के साथ जाते हैं, आप बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस और बहुत कुछ होता है बैलेंस, वो सब के साथ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो जाता है आपका इट डज नॉट चेंज, इट डजंट चेंज, यह बदलता नहीं है। और इसका क्या है आपका, इसका एक फॉर्मूला हो जाता है आपका वेट का। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी हो जाता है तो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम जानते हैं क्या होता है आपका, Gm/r² इंटू एम, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ, ये अर्थ के कंपैरिजन में बता रहे आपको, अर्थ के कंपैरिजन में देखिए, तो ये मास ऑफ अर्थ, मास, ये रेडियस ऑफ अर्थ इंटू जी इंटू एम। तो ये हम लोग क्या जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, तो जी इंटू एम हो जाता है ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू मास। तो हम लोग वेट का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, यहाँ से W=mg, ये हो जाता का वेट का फॉर्मूला। आपको किसी का वेट निकालना है, और जो आपका बैलेंस दिखाता है, असल में अर्थ में जो बैलेंस दिखाता है वो आपका वेट होता है। वो आपका जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है ना कि आपका जो भी वेट आ रहा है, आपका फोर्स मेजरमेंट करके देखता है, उसके बाद आपका जो भी वेट आता है उसको वो 9.8, जैसे हम लोग बता, जी का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो आपका कितना आएगा 9.8। ये बताना हम शायद भूल गए थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, इसलिए सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, तो जी का जो वैल्यू होता है 9.8, उससे डिवाइड कर देता है, उसके बाद जो भी आपका आउटपुट आता है वो आपको उधर डिस्प्ले होता है। ठीक है, वो असल में आपका मेजर करता है फोर्स, लेकिन उसको डिस्प्ले करता है वो आपको वेट में। इसलिए अगर आप उसको मास वजन करने के लिए आप सोच रहे हैं तो वो आपका पॉसिबल नहीं हो, बस अर्थ में हो सकता है। अगर आपको उसको मून के लिए सेट करना है तो मून के लिए अलग उसके अंदर आपको सब मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मून में तो 1/6 से आपको वेट दिखा देगा। ठीक है, मतलब आपका मास जो है 1/6 दिखा देगा, लेकिन वो आपका वो मैकेनिज्म काम होता है। ठीक है, तो इट डज नॉट चेंज। और जैसे हम बोले थे कि अर्थ का जो होता है आपका क्या चेंज हो जाता है, जी हमारा मून पे, तो वहां पे क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इट वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब मास जो है वो जीरो नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है तो आप सपोज कर सकते हैं बिना मास का कोई ऑब्जेक्ट, अगर किसी के पास मास है तो उसका मास क्या खत्म हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। तो वहीं अगर आप वेट लेते हैं तो अगर कहीं जी जीरो हो या आप एक्सेलरेशन में हो, ठीक है, आप जब एक्सेलरेशन में होते हैं ना तो क्या होता है आपका कि जी आप नीचे ला रहे हैं, या एक्सेलरेशन में आपका जो वजन होता है वो आपका जीरो होता है ड्यू टू सूडो फोर्स, जो आपका सूडो फोर्स नहीं बोलते, रिएक्शन फोर्स, सॉरी, आपका रिएक्शन फोर्स है। क्योंकि आप अगर नीचे आ रहे हैं, आपका ऊपर एक्शन लग रहा है, आप नीचे से भी तो रिएक्शन लगेगा ना, तो उस रिएक्शन फोर्स के कारण जो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, जी तो रहता है लेकिन आपका वेट जीरो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट का अगर जी ग्रेविटी जो हो जीरो हो, कहीं पे ऐसा कोई आपको जगह मुश्किल से मिल गया, बहुत खुशनसीबी मतलब कि नामुमकिन के बराबर है, अगर लेकिन आपको मिल गया तो वहां पे आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब क्या, वेट कैन बी
जीरो। लड्डू हो सकता है वो, लेकिन ये लड्डू नहीं हो सकता। तो यही चार डिफरेंस आपको यहाँ वेट का फॉर्मूला मिल गया। मास कांस्टेंट होता है, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी कर देना। और कोई भी प्लैनेट में उसका ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हर जगह अर्थ का ग्रेविटी से प्लैनेट कर दीजिएगा। और मैं इतनी स्पीड से बोल रहा हूँ, अगर आप इसको 2 इंटू स्पीड में देखिए तो आपको लगेगा कि 4 इंटू स्पीड में चल रहा है, इसलिए 2 इंटू स्पीड में ना देखें कृपया कर। अगर आपको मन है तो 0.25 स्पीड से इसको आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और चीज है वेरिएशन। अब क्या जी का वेरिएशन सिर्फ अर्थ के बाहर ही होगा? अर्थ में भी तो हो सकता है। तो वो अब देखते हैं हम थोड़ा सा कि अर्थ में कैसे वो जी चेंज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है? लकवा मार दिया क्या तुम, चलेगा? वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ ही में देख लेता है हम लोग, ठीक है। तो अब अर्थ में जो है हमारा दो कंडीशन है। अगर आप हाइट चेंज करते हैं, सिंपली अगर आप दो चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका अर्थ का मास तो सेम रहेगा जिंदगी भर, वैसा नहीं कि अर्थ का मास बढ़ा सकते हैं। तो आपका चेंज क्या हो सकता है? आपका रेडियस चेंज हो सकता है। रेडियस कैसे चेंज किया? आप कोई आसमान में चलेगा, वहां पे आपका रेडियस कुछ और हो जाएगा। आप धरती के अंदर चलेगा, वहां आपका रेडियस कुछ और हो जाएगा अर्थ का। तो उस केस में अगर आप जानते हैं कि अर्थ का सरफेस कैसा ऑब्लेट है, चिपटा हुआ, मतलब पूरा सर्कल जो होता है कि सेंटर से जो हर डिस्टेंस आपका सेम हो, ऐसा तो नहीं है उसका। यहाँ पे आप जानते हैं कि इक्वेटर में जो है लॉन्गेस्ट होता है और पोल से जो होता है वो शॉर्ट पड़ता है। मतलब कि ये जो अगर हम इसको आर बोलते हैं, कैपिटल R1 कैपिटल R2, तो हम लोग क्या पता है R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है। और जो हमारा अगर हम फोर्स का जो हमारे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार हम लोग को क्या पता है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम इसको सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। 1/r² नहीं लेके अभी आपको समझाने के, लेकिन असल में यही परफेक्ट है। ऐसा कहीं ना लिखें, ये आपकी सेहत के लिए और आगे पेपर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर आपका R घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला कंडीशन पे आप कि अगर आप इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल रीजन पे, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, आप अगर इस पॉइंट पे हैं और तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है? रेडियस ज्यादा है, तो यहाँ का जी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा यहाँ पे इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो लेस हो जाएगा इन कंपैरिजन विथ इस पॉइंट का, क्योंकि यहाँ रेडियस छोटा है। इसको हम FG से F1 इसको डिनोट करते हैं। यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? F1 से। और यहाँ का फोर्स हम इंडिकेट कर रहे हैं F2 से। यहाँ पे F1 F2, तो F1 जो होगा वो आपका स्मॉलर हो जाएगा किससे? F2 से, ड्यू टू दिस, सॉरी दिस में दिस, ठीक है। ये हो गया आपका वेरिएशन। और अगर आपका जो मेनली जो होता है कि आपका जो भी होगा फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सरफेस पे होगा, इस सरफेस पे। आप कोई भी सरफेस में अगर आप डेप्थ पे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ चले गए या हवा पे चले गए ऊपर कुछ, ठीक है, तो वहां पे आपका जो जी होगा घटेगा। अब ऐसा नहीं कि आप अंदर गए तो आपका रेडियस जो है आप देख सकते छोटा हो गया, लेकिन यहाँ जब आप अंदर जाते हैं ना, यहाँ से आप अंदर से गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना एरिया का मास तो आपका काम नहीं कर रहा है। यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ कर दिए तो इतना एरिया का मास तो खत्म कर दिया आप, इतना एरिया का मास आपको और काम कर रहा है। हम लोग क्या पता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। आपका मास कांस्टेंट मतलब M2 कांस्टेंट है, आपका इधर M चेंज हो रहा है, M चेंज हो रहा है, ये वाला अर्थ का मास। तो अर्थ का मास अगर कम हो रहा है तो आपका फोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली घटेगा। यहाँ बाहर में आप जा रहे हैं तो अर्थ का मास तो सेम है, लेकिन आपका जो रेडियस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जो है अगर बात हो रहा है कि हमारा स्मॉल जी में भी तो हम ऊपर से फेंक रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं वो मतलब लिया जाता है कि हाँ भैया कि हम छोटा मोटा ही डिस्टेंस से फेंकेंगे, थोड़े ना हम बहुत ज्यादा ऊपर से फेंक देंगे, इसलिए वो जी जो है। और वही 9.8 अप्रॉक्स जो होता है आपका 9.8। अगर आप कहीं जाते हैं तो यहाँ पर 10 आपका बहुत जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है तो हम मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर मीटर S⁻², ऐसा भी कंडीशन आपको दिया जा सकता है। तो ये था आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, वन शॉट एक्सप्लेनेशन। चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन चेक करें। नहीं करते हैं बहुत बुरा काम करते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन कितने मेहनत से लिखते हैं आपको पता भी है, इसे कृपया कर डिस्क्रिप्शन देखा करें, हमारे अंदर की कीड़े को न जगाया करें। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक जो है ग्रेविटेशन, जो हम बोलने से पहले ही CBSE जो है अपने आप को बेसिक होशियार समझता है, फ्लोटेशन में घुसा है। तो हम लोग कहाँ देखते हैं फ्लोटेशन, इसी में चलते हैं हम लोग। तो फ्लोटेशन में फ्लोटेशन है
उसमें और क्या फ्लोटेशन, FLOATION फ्लोटेशन है। उसमें और हमारा क्या मिलेगा आपको, थ्रस्ट मिलेगा। तो पहले हम लोग थ्रस्ट बात कर लेते हैं, फ्लोटेशन जो हमारा सब टॉपिक है उसका। तो फ्लोटेशन में थ्रस्ट मिलेगा। तो थ्रस्ट क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर, ये ठीक है, ये मत समझिए, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, ओके, दिस इज द थ्रस्ट। अब फोर्स तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन कैसा, परपेंडिकुलर, या तो सीधा या तो ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर का मतलब पता ही है, 90 डिग्री, नो डाउट, ओके, नो डाउट। तो आगे चलते हैं अब हम लोग कहाँ पे, ये हो गया प्रेशर आएगा, थ्रस्ट आया तो प्रेशर तो लगेगा, सुबह वाला प्रेशर ना समझे, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है आपका, थ्रस्ट अप्लाइड इन एन यूनिट एरिया, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, मतलब कि एक यूनिट एरिया पे, मतलब इतना, जैसे कि यूनिट एरिया मतलब कुछ मीटर स्क्वायर या कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू, क्या हो गया आपका, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, या फिर आप इसको बोलते, थ्रस्ट क्या हमारा परपेंडिकुलर फोर्स, इसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, कैपिटल एस इंडिकेट कीजिएगा, स्मॉल ए मतलब एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट भी जान लेते हैं, इसका ऐसा यूनिट तो फोर्स है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका, न्यूटन। इसका ऐसा यूनिट जो होता है आपका क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन हो गया। और ये क्या हो गया आपका, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका एक और यूनिट हो सकता है, आप इसको एक और जो आपका मेनली जो आपको लिखना है एग्जाम में, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन पे ही मार्क्स मिलता है, वो है आपका पास्कल, पास्कल, PASCAL, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PA, P बड़ा A छोटा। ये हो गया आपका ये। अब चलते हैं हम लोग, अगर आपको इसका प्रेशर का कुछ एग्जांपल है तो आपका बैग स्ट्रिप हो गया, नाइफ हो गया, ट्रैक्टर, टैंक, उसका टायर्स हो गया, सब टायर्स, बेल्ट, आयरन बेल्ट जो होता है आपका टैंक में यूज होता है, ताकि वो आपका एरिया जो है बढ़ा सके। और क्या होता है वहां पे, आपका एरिया बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फ्लोटेशन हो गया, ठीक है, फ्लोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ, शुरू हुआ। तो फ्लोटेशन जो आपको पहला चीज पढ़ना वो हो जाता है आपका बुयंसी। लेकिन हम मेरे ख्याल से आपको बुयंसी से पहले डेंसिटी जानना चाहिए। तो पहले हम डेंसिटी बताते हैं आपको, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो होता है आपका मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट वॉल्यूम। आपको डेंसिटी समझ में आए तो बुयंसी के बाद आपको जो भी चीज होगा तुरंत एकदम यूं चुटकी बजा के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से जैसे हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला निकाले थे, फोर्स इन एन यूनिट एरिया, तो वैसे इसका भी निकल जाएगा। डेंसिटी का इंडिकेशन रो से होता है, तो रो का सिंबल ऐसा होता है, इसका इंडिकेशन कैसे होता है आपका, डेंसिटी। हायर क्लास में जो है आपका डेंसिटी का इंडिकेशन इसी सिंबल से होगा, ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। तो आपका क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास अपॉन एन यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम, कैपिटल वी नॉट स्मॉल वी, वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। तो वहीं से जो है हम लोग अगर वाटर का डेंसिटी निकालते हैं, और डेंसिटी का क्या हो गया हम लोग का फॉर्मूला जो हो गया डेंसिटी का क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो अगर आप ऐसा यूनिट निकालेंगे, मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका डेंसिटी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका क्या, केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल है, लेकिन बहुत दिन समझते ही नहीं है इस चीज को, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट निकल गया। अब हम देखते हैं वाटर का क्या हो जाता है हमारा, वाटर का डेंसिटी होता है हमारा क्या, 1000, ऐसा यूनिट बता रहे, केजी पर मीटर क्यूब। और इसका सीजीएस यूनिट में देखेंगे तो 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाता है आपका एसआई में, ये होता है सीजीएस में, सीजीएस छोटा यूनिट होता है। और वहीं अगर आप वुड का देखते हैं, वुड का भी होता है आपका, वुड का हो जाता है 780 केजी पर मीटर क्यूब,
इससे छोटा वाटर से, मतलब वाटर से हल्का है, इससे ही समझ में आ रहा है, वाटर से हल्का है। तो हल्कापन का मतलब आपको आगे समझ में आएगा थोड़ा सा, बुयंसी जो चालू होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा 0.78 ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि जब इतनी छोटा सा बॉक्स काटेंगे ना वुड का, तो आपको 0.78 ग्राम होगा। उसको आप वजन करके देख सकते हैं, अगर आप काट सके तो क्यों नहीं, वजन करेगा नहीं आप, तो कर देना वजन। तो अब जो है यहीं से आता आपका रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है हमारा, रिलेटिव है मतलब कि आपका जो ऐसी नॉर्मल जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है वो अर्थ में क्या, 71% वाटर, तो वाटर से ही कंपैरिजन करेगा। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस लिख रहे हैं क्योंकि आप आयरन का भी डेंसिटी लिख सकते हैं, मरकरी का भी लिख सकते हैं, गैस का भी डेंसिटी होता है वो भी लिख सकते हैं, अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O, ठीक है, डेंसिटी ऑफ H2O। तो यहां से आपको एक चीज तो पता चल गया, ठीक है, सिंपल है। अगर आपको वुड का डेंसिटी निकालना, रिलेटेड 780 अपॉन 1000 केजी, ऐसा यूनिट में लिखिएगा, जैसे माना लिखें, ठीक है। तो आगे आपका कितना 0.78, 1 से कम है, ठीक है। 1 से कम का मतलब आपको आगे से और अच्छा समझ में आ जाएगा, 1 से कम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पे, आप केजी पर मीटर क्यूब लिखेंगे ऊपर में भी, नीचे में केजी पर मीटर क्यूब लिखिएगा, इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं हो। अगर आपका ऑप्शन में जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा दिया गया है, ठीक है, तो अगर आपका कहीं पे दिया है कि सेम ऑप्शन नंबर सेम है, एक तो आपका केजी पर मीटर क्यूब के साथ दिया है, बिना यूनिट का दिया, तो जो बिना यूनिट का वो सही आंसर है, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और चीज, एक और टॉपिक के ऊपर, जो ये हमारे क्या है, वो ये हमारे बुयंसी, ठीक है। तो बुयंसी पे चलते हैं, जो हमारा जो मेन है फ्लोटेशन में, ठीक है। तो बुयंसी क्या होता है, बुयंसी का मतलब जो है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट समझिएगा इसको पहले, ठीक है। बी अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है अभी तक, अपथ्रस्ट या द अपवर्ड फोर्स, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो गड़बड़ लग रहा है, द अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट लिख दे तो फोर्स लिखने का मतलब नहीं होता, अपथ्रस्ट अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, द अपथ्रस्ट अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, on any substance, कैसा सब्सटेंस में, which is by an object, सॉरी बाय एन फ्लूइड, बुयंसी हमारे पास उसमें होगा जिसका जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड माने जो भी चीज फ्लो कर सकते हैं, जैसे वाटर फ्लो करता है लहर के वेव के रूप में, एयर फ्लो करता है विंड के रूप में, तो वही फ्लूइड, फ्लूइड लिखें इसको, ठीक है, which is contained in it, ठीक है। क्या कहते हैं, upthrust force, the upthrust applied by an fluid on any substance which is contained in it, सिंपल भाषा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप चाहे तो कॉम्प्लिकेटेड लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बुयंसी, ठीक है। अब बुयंसी है तो ये आपका एक टाइप का क्या हो गया, फोर्स है। तो जब फोर्स है तो इसको भी कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब आर्किमिडीज नहा रहे थे, तब उनको ये आइडिया आया, जब उन्होंने अपने डुबकी मारी तो उन्होंने देखा कि पानी ऊपर आ गया, तो वो देख के उन्होंने लॉजिक लगा के ये फॉर्मूला बता डाला। तो वो अब हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, बुएंट फोर्स, या सॉरी बुएंट फोर्स बोल रहे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। हमको लिखने का मन नहीं है, लेकिन आपको तो लिखना पड़ता है। प्रिंसिपल,
सॉरी प्रिंसिपल पढ़ा था। अगर आप असली इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश के टीचर पूछ सकते हैं। एक प्रिंसिपल होता है जो आपके स्कूल के हेडमास्टर, उनको प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे जो आप लिखते हो प्रिंसिपल होता है असल में, लेकिन हम लोग ठहरे हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी क्या बोलेंगे, इसको भी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसको भी प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको आर्गुमेंट्स प्रिंसिपल क्या होता है, तो यहाँ पहले एक थोड़ा डब्बा बना देते हैं ना, बढ़िया वाला। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा एकदम, तो यहाँ पे जो छेद किए हैं उसके वहां तक है ना, यहाँ पे एक कंटेनर रख दें पानी कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जब आप कोई ऑब्जेक्ट डुबोइएगा ना, ठीक, तो पहला हो गया कि अगर आप इसको यहाँ पे मेजर कीजिएगा, आपका यहाँ ज्यादा वेट पड़ेगा, यहाँ वेट नॉट मास, यहाँ पर आपका ज्यादा वेट होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जी हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपका जी कैलकुलेटेड में आ रहा है, एम में जी हो रहा है। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ से उसको पानी के अंदर भेजते हैं, तो पहला तो होगा कि आपका पानी जो है ऊपर आ जाएगा। पानी कुछ ऊपर आने के कारण क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से आपका गिरेगा यहाँ पे और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पानी जो आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप उसको वहां से स्प्रिंग बैलेंस आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि वो भी क्या होता है आपका फोर्स आप मेजर करता है। तो वहां से आप स्प्रिंग बैलेंस आप मेजर कीजिएगा, तो मेरे पास तो है नहीं, तो आपको दिखा देता करके। तो स्प्रिंग बैलेंस से जब आप मेजर कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एक बोयंस फोर्स लग रहा है, ठीक है, हम लोग कैसे जानते हैं, अनबैलेंस फोर्स में हम लोग देखे थे कि यहाँ से अगर जितना 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से अगर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आपका अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन क्या हो जाता है, आपका 1 न्यूटन हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वैसे ही अगर आप वेट निकालेगा तो जी से माइनस हो जाएगा जितना बॉयंट फोर्स लगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोयंसी में जो आपका वेट कम होता है। तो यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोला इसमें, तो उन्होंने बोला द बुयंट force is equals to weight of liquid, not mass, weight of liquid या fluid displaced by it, displaced by it। यही जो आपका फ्लूइड, जब आप ऊपर से फ्री फॉल करते हैं तो क्या होता है, आपका बुएंसी फ्लूइड में होता है। तो फ्लूइड वायर क्या है, आपका फ्लूइड है, तो आपके ऊपर अपस्ट्रेस लगाता है, इसलिए आपका वहां पे जो आपका जी हो जाता है वो जीरो होता है, सर जी बोले, वेट आपका जीरो हो जाता है। उसी को सूडो फोर्स बोलते हैं, वो सब आपको 11th में मिलेगा। ठीक है, सूडो फोर्स, उनको ठीक से याद नहीं, सूडो फोर्स ही बोलते हैं ना, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी 9th का ही बंदा हूँ, तो कहाँ से सब कुछ याद रखेगा, अपना क्लास का भूलने से भूल जाते हैं, तो आगे क्लास में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुएंट फोर्स हो गया, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो अगर आप इसको वेट निकालते तो आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या दिया H2O, अगर लकवा मार दिया, क्या तुमको पहले H2O। ठीक है, तो H2O अगर आपको बोला जाए कि ये जो है यहाँ पे जिसका वॉल्यूम जो आपका सॉलिड का जितना, मतलब यहाँ पे जितना डूब गया, जितना आपका ये वॉल्यूम डूबा है, ठीक है, इतना वॉल्यूम जितना डूबा उतना ही होगा। तो ये जो आपका एक और चीज है, तो बुएंट फोर्स हो गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। और इसमें एक और चीज बोला गया था कि जितना आपका वॉल्यूम होगा, जितना आपका वॉल्यूम कोई ऑब्जेक्ट का जितना पानी के अंदर जाएगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। ये तो आप सिंपल लॉजिक लगा के देख सकते हैं। आप एक मग लीजिए, उल्टा कीजिए, पलटी कीजिए, अब जैसे जैसे मतलब बिना उसके अंदर पानी नहीं आना चाहिए, जैसे जैसे मग जितना नीचे जाता है वैसे वैसे उतना पानी ऊपर आता है। मतलब कि जितना वॉल्यूम नीचे गया उतना वॉल्यूम का पानी ऊपर है। आप सिंपल लॉजिक में समझ सकते हैं कि जैसे एक ट्रेन है, पूरा खचाखच भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें एक पाँव रखने की जगह नहीं, वहां पे आके एक आदमी घुस जाता है, तो क्या होगा, अगले साइड से अगर वहां निकल सके तो एक आदमी निकल जाता है धक्का खा के। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये होता है आपका। तो यहाँ पर आपको दिया है कि जितना यहाँ पे जैसे कि इतना जितना वॉल्यूम अंदर गया है उसका वॉल्यूम है आपका, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब नहीं लेते हैं हम लोग, कितना ले लेते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब ले, आप लोग बोलिए क्या चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते इजी पड़ेगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपको पड़ता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको जब आप सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा। ठीक है, इसको आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप इसको किससे करते हैं, किससे करेंगे, किससे करते हैं हम इसको 1/1000000 10⁻⁶ इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर
या तो 100 into 100 into 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाता है। तो जब आप इसको काट कीजिएगा तो आपका जो मास जो आएगा आपका केजी में जो मास आएगा वो हो जाएगा कितना आपको 1/1000 केजी। मतलब यहाँ पे जो हो गया, क्योंकि आपका जो होता है डेंसिटी क्या होता है मास इंटू वॉल्यूम। तो अगर आप इसको मास निकालेंगे तो क्या करेगा डेंसिटी सॉरी मास बाय वॉल्यूम होता है, मास इंटू वॉल्यूम कहाँ पे बोल रहे मास बाय वॉल्यूम। तो जब इसका मास निकालेंगे क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहीं से हम डेंसिटी था दिया हुआ था, हम उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल। आपको यहाँ पे बताएंगे तो यहाँ मास जो निकल जाएगा इतना मास को डिस्प्लेस हुआ तो आपका यहाँ से निकला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिए उसका कितना, इसका डेंसिटी था इतना और वॉल्यूम कितना दिया था आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब था, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय या तो आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1/10⁶ मीटर क्यूब। उसी से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, क्योंकि आपको एसआई यूनिट में रखना है, सीजीएस में करने से ज्यादा दिक्कत पड़ेगा। आपको जी का जो वैल्यू हो जाएगा वहाँ पे उसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको। सीजीएस में तो उतना झमेला क्यों करें, सिंपली हम लोग उसी को लेके चल देते हैं। तो यहाँ जो है आपका निकल गया 1/1000 केजी। तो इसका मास निकल गया। हम लोग को पता है जी कितना होता है आपका 9.8, मतलब सिंपली 10 लेके बना रहे हैं यहाँ पे, आप 9.8 से मल्टीप्लाई कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या कितना लेके बना रहे हैं यहाँ पे, अगर आपका गिवन है 10 तो 10 लीजिए, नहीं गिवन है 9.8 ही लीजिएगा। हम मान लेते हैं आपको गिवन है जी इज इक्वल टू 10, ठीक है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो वेट हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू mg, मास आपको मिलेगा 1/1000। तो 1/1000 इंटू 10 तो इज इक्वल टू 1/100 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स वहां लगा आपका। आपको न्यूटन में ना फोर्स निकालना है कि कुछ और चीज में फोर्स निकालना है, न्यूटन में फोर्स निकालना है। तो ये से निकलेगा वो आपका। ये था आपका बुयंसी ऑफ रोटेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल खत्म, ठीक है। और छोटा सा एक हिस्सा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक क्यों करता है, कब करता है। तो हम लोग सिंपल जो लॉजिक लगाते हैं क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हल्का हो तो वो फ्लोट करेगा, भारी हो वाटर से तो सिंक करेगा। तो वो जब आपका हल्का भारी हो गया वो आपका किससे पता मेजर होता है यहाँ पर डेंसिटी से हम लोग। और यहाँ पर बुयंसी में किसके ऊपर डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। जैसे कि आपका कोई भी तो मतलब डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो सिंपली समझ रहे हैं जो आपका अगर वाटर का जगह कुछ और लेते हैं तो हम उसका डेंसिटी अगर ज्यादा होता हाई होता है, जैसे मरकरी का बहुत हाई होता है 7 इतना कुछ इसका कितना 10,000 से भी ऊपर होता है अबव 7,800 तो आपका आयरन का डेंसिटी है। तो आयरन अगर वहाँ पे लिक्विड आयरन लेते हैं, फ्लूइड आयरन जो हम लोग मोल्टेन आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग सिंक करेंगे तो उसको अगर हम लोग उतना डिस्प्लेस करते हैं 1 मीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट डाल के तो क्या होता है वहाँ पे वो ज्यादा आपका जो मास जो होगा वो डेंसिटी मान तो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, ठीक है। लेकिन उसका जो डेंसिटी होने के कारण ज्यादा हो जाता है तो मास क्या होगा उसका आप यहाँ देख सकते हैं मास इज इक्वल टू में क्या लिखा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी को बढ़ाएगा डेंसिटी बढ़ेगा मास अपना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आपका जी तो सेम रहेगा वहां पे भी। तो उसका मतलब बोयंसी वहां बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर बोयंसी बढ़ रहा है मतलब वो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अगर हम उसका बोइंट फोर्स को अगर हम रिकवर कर लेते हैं, जैसे हम फ्रिक्शन फोर्स में होता है कि हम यहाँ रगड़ रहे हैं ऐसे, तो अगर हम फ्रिक्शन को रिकवर कर लिए तो हमारे हाथ में आगे जा रहा, ठीक है। फ्रिक्शन अगर रिकवर नहीं होता नहीं जाता। वैसे अगर हम बोयंसी को अगर हम रिकवर कर लिए तो मेरा हाथ अंदर चला जाएगा या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो उतना फोर्स हमको उसका रिकवर करने में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फ्लोट और सिंक पे। तो जिस फ्लूइड पे उसका ऊपर दो कंडीशन, पहला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी को जिससे इंडिकेट करते हैं उसी से हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। दूसरा कंडीशन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस पर डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा जो होगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम को भी डिपेंड नहीं करता, फ्लोट एंड सिंक वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, वो पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हाई हुआ और कंपैरिजन बता रहे हैं, आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को हम रो एफ से डिनोट करते हैं, रो एफ ग्रेटर देन रो, इसको हम एस से डिनोट करें रो एस, तो क्या होगा वहां पे फ्लोट करेगा। ये वाला फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा है तो ऊपर ज्यादा फिरेगा, तो क्या होगा आपका फ्लोट होता है। मतलब कुछ इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे।
थोड़ा सा डूबा हुआ रहेगा, ज्यादा नहीं। अगर आपका रो एफ इक्वल्स टू रो एस हो गया, यानी डेंसिटी दोनों सेम है, तो आपका कुछ इस टाइप से नहीं, वहां पे आपका कुछ यहाँ पे फ्लोट करेगा एकदम ऊपर सरफेस पे। अगर आपका जो है रो एफ जो है स्मॉलर देन रो एस हो गया, तो वहां पे वो सिंक कर जाएगा। जो आपका लोहा होता है, आयरन नेल, वो आपका अगर आप पानी में डालते क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लोटेशन का सिंक। और अगर आपका यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया होगा कि बोट जो आपका कार्गो शिप होता है, बड़ा बड़ा लोहा का मेटल शीट, तो वो सिंक क्यों नहीं करता है? तो उसमें भैया क्या होता है, हम लोग सिंपली जानते हैं डेंसिटी में जो होता है आपका कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो वहां भी कुछ कंडीशन और एक्सेप्शन होता है, जैसे कि आपका मरकरी सॉलिड से भी ज्यादा उसका डेंसिटी है, और सॉलिड में तो होगा आपका एक्सेप्शन वुड, वो आपका इससे ज्यादा लिक्विड से कम है, वाटर से। आपका आइस भी आपका वाटर से कम है, और गैस तो वो बहुत हल्का होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका जो आपका बोट होता है कार्गो शिप, ठीक है, उसके अंदर जो है ना आपका यहाँ पे गैस चेम्बर्स बना रहता है। गैस चेम्बर्स, जब वो गैस चेम्बर में वहां लीकेज होता है तब आपका कार्गो शिप डूबेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पानी भरना शुरू हो जाता है। अब पानी क्या करता है, उसके अंदर अपने डेंसिटी ज्यादा कर देता है उसका, और प्लस मेटल तो है ही, तो वो जो एयर फ्लूइड और यहाँ पे एयर भरा हुआ, तो एयर का अपना बुयंसी वो ऊपर फेंक रहा है उसको, साथ में वो एयर हल्का है, तो वाटर के अंदर डूबने से रहा वो, समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए अगर आपका बोट पलट जाता है तो बस पलटा रहेगा, डूबेगा नहीं जब तक उसमें छेद ना हो। ठीक है, तो ये होता कि आप क्यों वाटर में बोट फ्लोट करते हैं, सिंपल कट तरीका बताया। और वीडियो का हम बोले थे 45 मिनट से लंबा नहीं होने देंगे, तो 45 मिनट तो पार हो गया, कुछ 46 मिनट कुछ सेकंड हुआ। तो आज के लिए ये जो होगा आपका वन शॉट कंप्लीट, एकदम मजेदार बना है, जिसको जरूर देखें, पूरा देखें। ये तो हमको पहले बोलना चाहिए, तो लास्ट में बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा, आप डायरेक्ट लास्ट में आ चुके हैं, तो फिर से शुरू करके देखिए, तो वापस मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।